गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास अपन ने बेटा क्या डिस्कस किया था कि अपन ने क्या किया था बेटा, एक्टिव मास के बारे में डिस्कस किया था और थोड़ा 11th की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करके अपन ने क्या निकाला बेटा। हाँ वेरी गुड, क्या निकाला था? रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकाला था बेटा। क्या निकाला था? अभिक्रिया लब्धि को निकाला था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, कुछ बच्चों ने भेजे और कुछ बच्चों ने भेजे नहीं। शायद उन लोगों का ये मानना होगा कि सर ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने दिए हैं, मतलब जो लेक्चर जो चला है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले होमवर्क का चला है। बेटा आप लोग वापस उस वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके देखें। मैंने सबसे लास्ट के अंदर एक और बात कही थी कि जनरल कि आप होमवर्क जरूर करें। ठीक है, काफी बच्चों का यही कहना था कि सर आपने तो सिर्फ सॉल्यूशन करवाया उस लेक्चर के अंदर। नहीं बेटा, सॉल्यूशन के साथ मैंने पढ़ाया भी है ना। और मैंने ये भी बात कही थी कि आज मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे वो, है ना। कुछ नहीं करना था आपको, क्या लिखना था, Q इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करना था, Q इक्वल टू उत्पाद बटा अभिकारक करना था, है ना बालक। चलिए आज आगे के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। नाउ आओ बेटा अपन क्या करते हैं कि अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, हेडिंग लगाओ आप लोग। हेडिंग क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी ऑन वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। अब देखो बालक, डेनियल सेल की बात कर ले या फिर किसकी बात कर ले, गैल्वेनिक सेल की बात कर ले, सर उसकी अपने जो होती है मैकेनिज्म वगैरह वगैरह सब क्या होती है बेटा, इक्विवेलेंट होती है। उसकी सेल रिएक्शन भी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ये बात मैंने शायद आपको पहले ही बोल दी थी कि चाहे वोल्टेज सेल बोल दो, गैल्वेनिक सेल बोल दो या फिर डेनियल सेल बोल दो, आपका जो जनरल क्वेश्चन आएगा बेटा वो दो सेल के नाम से आएगा। एक तो आएगा गैल्वेनिक सेल और दूसरा सेल आएगा अपना डेनियल सेल के नाम से आएगा, है ना। हिंदी वाला हेडिंग लगाए बेटा, क्या लगाओगे? डेनियल सेल की क्रियाविधि पर बाह्य बैटरी का प्रभाव। बाह्य बैटरी का क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना अपन को। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको देखने से पहले अपन क्या करो बेटा कि आप जनरल क्या करो, जो अपने डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल जो बनाया था वो गैल्वेनिक सेल वापस क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। ठीक है। अच्छा, क्या क्या किया था अपन ने? सर अपन क्या करते हैं कि सर दो कंटेनर लेते हैं, छोटा डायग्राम बना रहा हूं मैं इस बार। दो कंटेनर लिया था, दोनों कंटेनर के अंदर अपन ने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर दिया था। सर यहां पर भी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल किया था, है ना, जिसका नाम अपन मान लेते हैं कि सर यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है वो अपने जनरली ZnSO4 है ना, जिंक सल्फेट है। अच्छा, इसके अंदर अगर जिंक सल्फेट लिया हुआ तो बताओ यहां पर जो इलेक्ट्रोड काम में आएगा बेटा, वो इलेक्ट्रोड कौन सा काम आएगा? वेरी गुड, कौन सा काम आएगा बेटा? जिंक काम में आएगा। सर यहां पर जो इलेक्ट्रोड काम में लिया गया है वो जिंक इलेक्ट्रोड काम में लिया गया, यही बताया था। दूसरी बात कर ले कि यहां पर जो अपने सॉल्यूशन ले रहे बेटा, ये भी सॉल्यूशन अपने लिए कौन सा है? हाँ, अगर ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो दूसरा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। सर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन काम में लिया गया और यहां पर जो इलेक्ट्रोड काम में लिया जाएगा बेटा, वो इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा अपना? हाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, बराबर। अच्छा, यहां तक बात दिक्कत तो कोई नहीं है ना, ये अपन पहले बात कर चुके हैं, लगभग 2 दिन अपन ने इसी के बारे में डिस्कस किया था जनरली। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा कि यहां पर क्या करें अपन, एक गैल्वेनोमीटर को लगा लेते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर बेटा क्या करता है, किसी भी एक सर्किट के अंदर डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ध्यान दे, इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको अभी बता दूं कि सर ये जो सिंबल जो बनाते हैं, ये सिंबल जो होता है बेटा बैटरी का सिंबल होता है किसी भी एक सर्किट के अंदर, किसी भी एक परिपथ के अंदर। दूसरी बात करें बेटा कि अगर ऐसा सिंबल दिखाई देते आपको तो ये क्या है बेटा? अमीटर है। और किसी भी एक सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर ये क्या होता है? एक श्रेणी क्रम के अंदर लगाया जाता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगाया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात करें बेटा तो ये अपने पास ऐसे V आ जाए तो ये क्या होता है? वोल्टमीटर होता है, जिसको अपन क्या करते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के अंदर इसको जोड़ा जाता है। ठीक है ना। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, आगे डिस्कस करते। देखो हेडिंग तो आप लोगों ने लगा ली होगी, मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, क्योंकि ऊपर वाला भी थोड़ा सा काम आने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना बेटा कि गैल्वेनोमीटर लगा ली, गैल्वेनोमीटर से अपन को क्या शो होगा जनरली कि सर यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, करंट की डायरेक्शन के बाद अपन क्या करते हैं बेटा कि यहां से
एक साल्ट ब्रिज को जोड़ देते हैं ताकि अपना सेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सर ये अपन ने क्या जोड़ दिया, साल्ट ब्रिज लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। सर ये लवण सेतु है, सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब क्या करना है बेटा कि यहां से ये देखो अपने जिंक जो है बेटा, ये कौन सा वाला पोल, माइनस वाला पोल, ये कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला पोल। अब यहां से क्या करो, एक सर्किट बना दो। यहां से सर्किट बनाने के बाद यहां क्या कर दिया बेटा अपन ने, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल ऐसे लगाकर एक क्या कर दिया बेटा, सर्किट को कंप्लीट करना है अपन को, है ना। अब सर्किट को कंप्लीट करेंगे, देखो थोड़ा सा ऊपर पहले एक पूरा सर्किट बना दो आप कंप्लीटली। यहाँ पर पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसको खत्म करते हुए यहाँ पर क्या कर दो, एक रियोस्टेट को लगा दो। अब रियोस्टेट का मतलब समझते हो ना, धारा नियंत्रक लगा दिया सर। अब धारा नियंत्रक लगाने के बाद इस वाले पोल को क्या कर दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, बराबर। और यहां से एक वायर को कनेक्ट करो, वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या करो बेटा, यहां से एक जॉकी को लेकर कहां पर लगा लो, रियोस्टेट पे लगा लो। कहां लगा लो, धारा नियंत्रक। अब देखो यहां पर ये जो सिंबल बनाया अपन ने बेटा, ये अपने एक्चुअल में रेजिस्टेंस का, और यहां पर ये जो सिंबल बताया गया है, ये किसका सिंबल बता रहा है बेटा, हाँ देखो जॉकी के साथ जनरली क्या आ रहा है अपने, इस प्रकार का अगर साइन आ जाए जनरल पूरा का पूरा, ये अपने पास किसका सिंबल बनेगा बेटा, हाँ क्या बनेगा, रियोस्टेट बनेगा, धारा नियंत्रक बनेगा, बराबर। अच्छा अपन क्या करो बेटा, यहां से पॉजिटिव पोल और ये वाला नेगेटिव पोल। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है बेटा, क्या क्या कि अगर करंट जो होता है बेटा वो पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर फ्लो करता है, तो बताओ यहां से करंट जो होता है वो इधर से इधर को जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा करंट तो, बराबर। लेकिन इसमें करंट कैसे फ्लो होगा बेटा, ऐसे फ्लो होगा, है ना। अच्छा अब क्या करते हैं बेटा, कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि सर अगर क्या होगा, मैं डेनियल सेल, क्या होगा अगर डेनियल सेल के ऊपर एक्सटर्नल बैटरी को लगा दिया जाए, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर देखते हैं बेटा। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट है आपके, है ना, ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है लेकिन केमिस्ट्री में आ रखा है, तो आप उनको देखते हैं बेटा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात कर लेते हैं कि अगर मैं क्या कर दूं कि सर मानते हैं, देखो एक और बात बताना भूल गया कि सर ये जो पूरी बैटरी अपने पास गैल्वेनिक सेल जो है, इस गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है, क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ई सेल जो आता है, ई सेल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखो कि सर उसका विभवांतर जो आता है वो अपने कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट के बराबर आ रहा है। ये अभी याद रखो, कैसे आया इसके बारे में बात अपन बाद में करेंगे, है ना। अभी आप इतना ध्यान रखो कि सर इस पूरे डेनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल का जो विभवांतर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो कितना होता है जनरली सर 1.1 वोल्ट के बराबर होता है ना, 1.10 एक ही बात है, इसके इक्विवेलेंट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो इसके इक्विवेलेंट होता है, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनिक सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट के बराबर होता है ना। आप लिख लोगे ना, गैल्वेनिक सेल का विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। चलो सर अब क्या करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि सर बैटरी कौन कौन सी लगाई गई है। मैं पहली कंडीशन की बात कर लूं, कंडीशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलती है कि सर जनरली अपन क्या करते हैं कि यहां पर जो अपने बैटरी लगा रखी है, ये वाला 1.1 इसका तो फिक्स रहेगा, इसको कोई हटाने वाला नहीं है सर अब, है ना, क्योंकि सर अपन ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये अपने विभवांतर दे रहा है, वो कितना दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर दे रहा है। और एक्सटर्नल बैटरी जो है इससे क्या आ रही है बेटा, इसका वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। तो सर यहां में मैं क्या लिखूंगा, ई एक्सटर्नल लिख दूं मैं, है ना। ई एक्सटर्नल का मतलब हो जाएगा किसका वोल्टेज है, एक्सटर्नल बैटरी का, बाह्य बैटरी का, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात कर लो कि सर इन दोनों वोल्ट का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलो सर, तो ई एक्स और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और तीसरी कंडीशन की बात कर ली जाए जनरली, तो क्या कहूंगा कि सर यहां पर अब बैटरी की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ध्यान से सुनना बेटा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक यहां से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, शायद इस साल क्वेश्चन बन जाए, है ना। अपने जेई वगैरह के अंदर इसका क्वेश्चन बन जाए, नीट के अंदर इसका क्वेश्चन बन जाए, एनसीईआरटी के अंदर ये आ रखा है। हालांकि कोई पढ़ाता नहीं है इसे, है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं कि सर ये टॉपिक आ रखा है, तो ये तो बहुत बढ़िया है, फिजिक्स के अंदर पढ़ लेते हो, है ना। लेकिन अभी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा नहीं है, जैसे पूरा प्रैक्टिकल है ये, ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या करना है सर कि जनरल, अब देखो क्या होगा, अब हमें पता है कि सर यहां पर इसका जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो अपने पास कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट का आ रहा है। किसका भाई,
गैलियन सेल का, गैल्वेनिक सेल का, डेनियल सेल का कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है? 1.1 के इक्विवेलेंट आ रहा है। अब क्या करना आपको कि सर ये जो मेरे पास एक्सटर्नल बैटरी लगी, इस एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू मैं कितनी कर दूं? हाँ 1.1 से नीचे करनी है। कितना कर दे? 0.5 कर दो सर, 0.5 वोल्ट कर दो, 0.5 वोल्ट, 0.58 है ना। तो सर 0.58, 0.8, तो सर आपको करना क्या है? 1.1 से वोल्टेज को कम ही रखना है। इतना कम रखेंगे तो जनरली क्या इस सेल के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा बेटा। यहां से जो करंट आ रहा है ये करंट इसके ऊपर आता रहेगा, लेकिन ये भी करंट क्या रहेगा? वैसे का वैसे काम करेगा। अगर एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज डेनियल सेल से कम हो जाए तो उसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कैसे पड़ेगा? कोई पड़ेगा क्या? कोई चारा नहीं है बेटा यहां पर कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो पड़ेगा क्या है? 1.1 से यहां पर करंट फ्लो हो रहा है और यहां 0.5 से एक्सटर्नल बैटरी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरी बात कर दी कि 1.1 से यहां क्या हो रहा है? डेनियल सेल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना। भाई हिंदी वाले थोड़ी बात तो समझते होंगे कि करंट को धारा कहते हैं ना। यहां पर 1.1 वोल्ट से धारा प्रवाहित हो रही है, यहां पर 0.5 से क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है बाह्य परिपथ के अंदर, है ना। तो एक्सटर्नल के अंदर अपने 0.5 की वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही है, और यहां पर डेनियल सेल के अंदर अपने क्या हो रही है बेटा? 1.1 से क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। अच्छा, अपन ने जब इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया और यहां से जैसे रियोस्टेट को जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो जनरली इसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बेटा? बहुत कम है, और ये वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो डेनियल सेल के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जनरली अपन क्या लिखेंगे यहां पर? क्या लिखेंगे कि सर डेनियल सेल जो होता है वो क्या करता है? बिल्कुल एज अ गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करेगा, है ना। वैसे डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल तो वैसे ही होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? एज अ वर्किंग गैल्वेनिक सेल डज नॉट, है ना, डज नॉट इफेक्ट ऑन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या लिखोगे बेटा? गैल्वेनिक सेल की तरह ही कार्य करता है, सेल की तरह ही कार्य करता है बाह्य सेल का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा सेल काम कर रहा था वैसा का वैसा सेल काम करेगा। अब क्या कर दो कि सर यहां पर अपने जो वोल्टेज जो था ये 1.1 है गैल्वेनिक सेल का, इसको भी क्या कर दो 1.1 वोल्ट के इक्विवेलेंट कर दो। जब दोनों का बराबर हो जाएगा तो देखो यहां से करंट फ्लो इधर होगा, ये भी करंट फ्लो इधर से हो रहा है, तो दोनों के बराबर वोल्टेज की वजह से क्या सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा बेटा। अब सेल के अंदर, सेल तो वर्किंग प्रोसेस में है, दोनों के दोनों सेल वर्किंग प्रोसेस में है, गैल्वेनिक सेल भी वर्किंग प्रोसेस में है, और हमारे पास जो एक्सटर्नल सेल है वो भी क्या है बेटा वर्किंग प्रोसेस के अंदर है। दोनों सेल वर्किंग प्रोसेस हुए हैं तो बताओ सेल के अंदर जो है बेटा वो क्या नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। बात समझ आ रही? सेल के अंदर क्या फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। जब एक्सटर्नल बैटरी और डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल इन दोनों के लिए बेटा क्या कर दिया, अपने पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मान जब बराबर कर दिया, जब इक्विवेलेंट कर देते तो बताओ करंट फ्लो वहां पर होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। इस कंडीशन के अंदर सर जी कभी क्या नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। तो अपन क्या लिखेंगे सेकंड कंडीशन के अंदर कि सर अगर 1.1 के वोल्टेज जो है वो एक्सटर्नल बैटरी लगा दी जाए तो क्या लिखेंगे, डू नॉट करंट फ्लो, है ना, या डू नॉट करंट विड्रॉल, एक ही बात है। तो डू नॉट या डज नॉट करंट विड्रॉन, धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा एक काम की बात सुनना
कि सर अगर इन दोनों के, अगर मैंने यहाँ पर 1.1 वोल्ट कर दिया किसके बराबर, गैल्वेनिक सेल के बराबर कर दिया, तो यहाँ पर करंट विड्रॉल नहीं होती। जब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या सेल का विभवांतर घट जाएगा क्या? नहीं बेटा, सेल का विभवांतर ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना। कैसे बेटा? इसका तो 1.1 ही तो है, तभी तो सेल काम करना बंद किया भाई, वरना 1.1 नहीं होता तो सेल तो काम करना स्टार्ट ही होता, है ना। मतलब इसके अंदर करंट तो फ्लो होती है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, बाकी सेल क्या होगा बेटा? वर्किंग के अंदर ही होगा। इस बात का ध्यान रखना, करंट फ्लो नहीं हो रही है, सेल वर्किंग में होगा, सेल कार्य कर रहा होगा, है ना। देखो सेल रिएक्शन प्रोसेस, सेल रिएक्शन वैसे के वैसे होती रहेगी और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1.1 के बराबर ही आएगा। जब 1.1 के बराबर ही आएगा तब अपन क्या बोलेंगे बेटा कि हाँ ये अपने पास 1.1 के बराबर। अब देखो यहां से अपन एक और चीज निकाल सकते हैं कि सर अपने पास अननोन सेल है, अननोन सेल का अपन को क्या नहीं पता है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। देखो बहुत जानकारी वाली बात बता रहा हूं कि सर 1.1 ना होकर ये अपने पास 2 वोल्ट का बैटरी लगा दी, ये अपने पास अननोन सेल है ना, अज्ञात सेल, पता नहीं चल रहा कि इस सेल का कितना वोल्टेज है ना। एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, एक्सटर्नल बैटरी लगाने के बाद धीरे धीरे उसका क्या किया अपन ने? वोल्टेज बढ़ाया। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया, जब यहां पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रक्षेप जो होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है बेटा, वो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तब अपन को पता चल जाएगा कि सर ये कितने वोल्ट की बैटरी बनी हुई है। बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूं, है ना। देखो जानकारी वाली बात है, सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है जनरली, है ना। आपसे कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपके जेई वगैरह इनसे पूछा जाएगा, नहीं बेटा, कोई चलते फिरते राहगीर कोई भी पूछ सकता है आपसे कि बता भाई अपने पास अननोन सेल है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करना आसान है, कैसे निकालेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे? आप देखिए कि सर आपने मान लो 2, 3, 4, 5 जितनी लेनी हो लेना है। सर 3 वोल्ट की बैटरी है, नहीं पता 3 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर एक्सटर्नल सर्किट को इस प्रकार से ज्वाइन किया और धीरे धीरे यहां पर वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे यहां पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना जाए? 0 वोल्ट के इक्विवेलेंट ना जाए, है ना। जब 0 वोल्ट के बराबर जब डिफ्लेक्शन आ जाएगा, 0 वोल्ट के बराबर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? ट्रैक्शन आ जाएगा, तब अपने पास पता चल जाएगा कि हाँ कि सर यहां पर कितने वोल्ट पर आया है? 3 वोल्ट पर आया है, तो ये भी कितने वोल्ट का होगा? 3 वोल्ट की बैटरी होगी। बोलो बात समझ आ रही है ना। तो निकालना तो अपने पास आसान हो गया बालक, है ना। किस प्रकार निकालेगा पता चल गया कि इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनने आगे क्या बात बता रहा हूं कि सर अब क्या करना कि सर ये 1.1 के बराबर है और अब इसको क्या कर दो आप? ऊपर एक्सटर्नल बैटरी को 2 वोल्ट से क्या कर दो? ज्यादा कर दो, राइज करवा दो उसका वोल्टेज को, है ना। उसके वोल्टेज को क्या कर दो बेटा? बढ़ा दो, है ना। जब इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो अब देखिएगा, अब यहां पर चमत्कार हो जाएगा, है ना। जो करंट इधर से इधर फ्लो होना चाहिए वो एक्चुअल में वर्किंग कैसे करेगा? इधर से इधर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जिस कंडीशन के अंदर अपन ने बात की थी कि सर यहां पर जिंक जो है पहले 1.1 से एक्सटर्नल बैटरी का करंट जो था वो कम था, मतलब बाह्य परिपथ का, बाह्य बैटरी का 1.1 वोल्ट से क्या है बेटा? करंट कम आ रहा है, उसका वोल्टेज कम जा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर तो जिंक जो था बेटा वो क्या हो रहा था? लगातार क्या हो रहा था? डिसोल्व हो रहा था, लगातार घुल रहा था। और कॉपर जो था वो लगातार क्या हो रहा है बेटा? डिपॉजिट हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? जिंक जो होगा वो लगातार इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉपर जो होगा वो क्या होगा? लगातार डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी? उल्टी चलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना भाई। यहां पर क्या हो रहा है? इफेक्टिंग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इफेक्टिंग फैक्टर काम करेंगे तो सेल रिएक्शन क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट होगी। जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन होना था वो ऑक्सीडेशन ना होकर क्या हो जाएगा? रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पर रिडक्शन होना था वहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना बेटा। तो मतलब बात करें तो जनरली यहां पर जो यहां पर जो जिंक जो है वो पॉजिटिव पोल की तरह काम करेगा और यहां पर जो कैथोड है बेटा वो क्या करेगा? एनोड पोल की तरह काम करना स्टार्ट करेगा ना। तो डिपॉजिट और यहां पर क्या काम करेगा बेटा? हाँ, डिसोल्व की तरह काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात करें तो अपन क्या बोलेंगे थर्ड कंडीशन के अंदर? तीसरी कंडीशन ये बोलती है बेटा कि क्या कि अगर मैं यहां पर 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल बैटरी के करंट को ज्यादा कर दूं तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? वेरी गुड, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, सेल रिएक्शन रिवर्स, है ना। तो सेल रिएक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। सेल रिएक्शन इज रिवर्स, सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। सेल अभिक्रिया क्या होगी बेटा? सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय
हो जाती है, उत्क्रमी हो जाएगी, वापस चलनी स्टार्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ वापस चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो सर अपन ने 3 कंडीशन को समझना स्टार्ट किया है। कौन कौन सी? पहले तो 1.1 के बराबर इसकी कंडीशन रख दो, दूसरा 1.1 और इन दोनों के बराबर रख दो, तीसरी क्या कर दो 1.1 से ज्यादा बैटरी ले लो। ठीक है बेटा, ये अपने पास क्या होता है बेटा कि एक एक्सटर्नल बैटरी लगा ले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बराबर। ये बहुत ही काम की चीज है। इससे आगे अपन क्या करेंगे, इसी को मैं बेस बनाऊंगा और आपको बेटा यहां पर ईएमएफ ऑफ सेल बताऊंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल को समझेंगे, इसी के बेस पे समझेंगे। ठीक है, ये अपने पूरा प्रोग्राम रहा बेटा। नहीं समझ में आया तो वापस बताना, अपन क्या करेंगे जनरली इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, अब जितना लिखा है इसको उतारो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया बेटा, चलो नाउ डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक बेटा, है ना। अब यहां से आपका थोड़ा बेस भी क्रिएट होगा और चैप्टर भी फ्लो में बढ़ेगा बेटा। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, थोड़ा बने रहना, ध्यान अच्छे से देना, काम अपना बराबर तरीके से होता रहेगा। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहना वाला, कोई दिक्कत हो तो बोलते रहना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव बेटा। ध्यान दे बेटा, इसकी डेफिनेशन तो बहुत आसान है वैसे, है ना। आप लोग इसकी टर्मोलॉजी को यूज करना सीखना आना चाहिए। अगर टर्म्स नहीं आ रहे मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा बेटा, है ना। टर्म क्या कहते हैं, इसकी टर्मोलॉजी क्या कहती है उसको देखना है। अच्छा, डेफिनेशन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपके इलेक्ट्रोड विभव और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस आया है। तो आज आपका जो होमवर्क है मैं इसके बारे में नहीं लिख पाऊंगा, बस मैं आपको क्या करूंगा बेटा फ्लो के द्वारा समझा दूंगा। बाकी जितने भी पॉइंट्स है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं खुद इसको बोर्ड के ऊपर वापस डिस्कस करूंगा कि सर ईएमएफ और इलेक्ट्रोड विभव, है ना, इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है ना बेटा। दोनों भी इलेक्ट्रोड विभव और ईएमएफ के बीच में आपको अंतर लिखने हैं। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे रहेगा। ठीक है ना। अब देखो मेरे बोर्ड के ऊपर बीच में बोलने का वीडियो मतलब ये है बेटा कि आप जनरल क्या करते हो कि देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो, है ना। तो मैं होमवर्क जो देता हूँ आपको जनरल क्या करता हूँ, बिल्कुल वीडियो के बीच में इसीलिए देने का मकसद ही यही है। ठीक है ना, चलो डिस्कस करना बेटा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो आप क्या कर लो बेटा कि एक कंटेनर ले लो। अच्छा, ये कंटेनर लिया बढ़िया वाला, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने सॉल्यूशन डाल दिया। अच्छा, कौन सा सॉल्यूशन डाला सर, अपन मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन को सर मैंने मान लिया कि सर हमने पास क्या है, m विलियन है, m सॉल्यूशन है, ये माना अपन ने, है ना, m सॉल्यूशन है सर। चलो अब इस m सॉल्यूशन के अंदर आप क्या कर दो बेटा, एक इलेक्ट्रोड को लगा दो सर। ये इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, m इलेक्ट्रोड होगा बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अपन ने क्या कर दिया, m इलेक्ट्रोड को यहां पर लगा दिया। अच्छा, अब क्या होगा कि सर अगर इस कंटेनर के अंदर रिडक्शन, सॉरी पहले ऑक्सीडेशन की बात करें, अगर इस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है बालक, ऑक्सीकरण होता है, तो सर ऑक्सीकरण के समय यहां से जो m जो होगा इस सेल रिएक्शन में m जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, m n के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, बाहर निकालेगा। कुल मिला के बात करें तो सर यहां से जो होगा वो क्या करेगा, इस कंटेनर के अंदर m प्लस n जो होंगे आयंस, वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा, डिसोल्व होना स्टार्ट करेगा, घुलना स्टार्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे n इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करेंगे बेटा, इकट्ठा हो जाएंगे आकर। अरे होंगे ना भाई, इस पोल पर इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, यहां पर आकर इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे, यहां पर ये आकर इकट्ठा हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पर आकर इकट्ठा हो गया बेटा। सुनिए बात, अब सर अपने एक बात तो पता चल रही है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो चार्ज कौन सा जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव। किस वजह से, इस पॉजिटिव आयन की वजह से। और बताओ जरा कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर इस पॉजिटिव आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, माइनस चार्ज जनरेट होगा।
बात आ रही समझ में, है ना। और अपन एक बात जानते बेटा, नहीं जानते हो तो सुनो कि सर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पीडी, विभवांतर जो होता है उसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं कि सर मान लीजिए कि अपने पास एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया अपन ने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन को क्या करना बेटा कि यहां से यहां पर कोई एक क्या है, वेरी गुड, एक चार्ज है। चार्ज को मैं क्या लेता हूं बेटा, क्यू से रिप्रेजेंटेट करता हूं, है ना। मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं, 10th क्लास में आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है। अच्छा, अब क्या करना है सर कि अपने पास पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है बेटा। यही अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या बात कही जाती है कि सर इस Q आवेश को, यूनिट आवेश, यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, ये अपने पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस Q चार्ज को कहां पर लाना है बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के अंदर जो वर्क किया जाता है वही हमारे पास क्या बेटा, क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट डिफरेंस, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डिफरेंस नहीं होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वापस बोल रहा हूं, एक क्यू आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। हिंदी में सुनना बेटा, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक विभव कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक विभव कहलाता है। अच्छा सुनना बात को, सर ये तो विभव हो गया, मुझे बात करनी है क्या, विभवांतर की। ऐसे विभव निकालना आसान नहीं होता। विभव, है ना, अपन जितने भी डिस्कस करते हैं आजकल जो भी वायर के अंदर, वो सारा का सारा क्या होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बाल को, है ना। तो सर मान लेते हैं कि Q1 चार्ज अपने पास क्या है, यहां पर है, और दूसरा चार्ज अपन को कहां है बेटा, यहां पर है। चलो यहां पर मैंने पॉइंट मान लिया कि सर ये अपने पास है A पॉइंट है और दूसरा कौन सा B पॉइंट है। इस Q1 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बात करें तो जनरली वो हमारे पास क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है ना। एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही जो ले जाने में जो वर्क किया जाता है वही हमारे पास क्या होता है, विभवांतर होता है। अब देखिएगा जरा यहां पर आ जाओ कि सर अपन ने जनरल बात कर दी कि सर यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बताओ जरा कि यहां पर विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। भाई यहां पर क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो यहां पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब दैट इज यहां पर क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर विभवांतर बन जाएगा। पर इन दोनों के बीच में विभवांतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भाई। दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी बात वही है कि जनरली के सर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जहां पर स्टार्ट हो जाए, बन जाए, वहां पर क्या निकाल सकते हैं बेटा, वेरी गुड, क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर भी डिफाइन करना आसान है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, विभवांतर जनरेट हो गया बेटा। ठीक है, आगे बात करें जनरली, चलो ठीक है सर, यहां तक अपने बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनना सर, अगर मैं कह दूं कि सर ये कंटेनर जो अपने ले रखा है इसके अंदर रिवर्स रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की ना होकर कौन सी हो रही है, रिडक्शन की हो रही है बेटा, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। अगर अपचयन की अभिक्रिया होगी तो अपचयन के अंदर क्या होगा कि सर Mn+ जो है वो क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके अंदर जाएगा, मेटल के अंदर जाएगा, सॉलिड फेज वाले मेटल के अंदर जाएगा। अब सुनिएगा जरा कि सर यहां पर मैंने देखा, क्या देखा कि सर कौन है, सॉल्यूशन है, N इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, किसमें, मेटल सॉलिड के अंदर जा रहा है। तो सर जहां पर ये पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जहां नेगेटिव है वो कहां हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर प्लस चार्ज जो जनरेट होगा वो कहां होगा, पोल के ऊपर, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कौन ले रहा है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज जनरेट है। तो कुल मिला के बात करें तो दोनों कंडीशन के अंदर जो होता है बेटा क्या होता है, क्या होता है, हाँ, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो डायग्राम बना लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायग्राम बढ़ाऊंगा नहीं बेटा क्योंकि जगह छोटी है ना, आपको लिखना भी है, ठीक है। कोई भी एक डायग्राम बना लेना, कंटेनर लेकर, चाहे ऑक्सीडेशन का बनाओ चाहे रिडक्शन का बनाओ, एक ही बात है। आपको क्या करना, एक मेटल को मान के चलना बाल को, बराबर बेटा। अच्छा आगे सुनना क्या सर, अब मैं इसको डिफाइन कैसा करूंगा। अच्छा आप एक बात तो बताना भूल गया, यहां से और इस सॉल्यूशन से इन दोनों के बीच में विभवांतर आया है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या इसको निकाल सकते हैं बेटा, इसको नहीं निकाल सकते। इसको डायरेक्ट निकालना क्या है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, है ना।
इनको नहीं निकाला जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको नहीं निकाला जा रहा तो इसको पढ़कर क्या फायदा, है ना, ये इतनी बकवास क्यों किए जा रहे हैं, है ना, इतनी बकवास अपन ने की है, इतनी बातें बोली है, ये क्यों बोली है, ये फालतू समय बहुत बार क्यों किया। डोंट वरी बालको, ये अपने क्या है, एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। इस थ्योरेटिकल लैंग्वेज से अपन डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते एक्सपेरिमेंट से, बट क्या करेंगे बेटा, इनडायरेक्टली जरूर निकालेंगे इसको, है ना। तो सर इनडायरेक्टली निकालना इसको पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट इसको निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो अपन इनडायरेक्ट से निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आगे के लेक्चर में बताता रहूंगा। अभी तो आप इतना देखिए सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सर डिफाइन करना है इसको, तो डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका हो जाएगा अपने पास। क्या होगा सुनिए, हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, चलो डायरेक्ट लिख दो, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बेटा। क्या बात कहेंगे, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सेल के अंदर बात की जाए तो क्या कहेंगे, हाँ, धातु इलेक्ट्रोड व वैद्युत अपघट्य विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर या फिर अंतर, है ना, क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखो इसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता बेटा। इस बातों को ध्यान रखिए आप। अच्छा, यहां तक तो अपने डेफिनेशन की बात कर ली बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब डिस्कस करना है जनरली कि सर अपने पास ये तो बात हो गई, है ना। मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब जनरली क्या करता हूं बेटा, एक और वर्ड के अंदर डिवाइड करता हूं जिसका नाम होता है एसईपी। क्या वर्ड है, एसईपी। हिंदी आप इसको बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए बेटा मानक की कंडीशन होती है ना। स्टैंडर्ड माना जाता है कुछ ना कुछ चीजों को, तो स्टैंडर्ड क्या क्या मान लेंगे अपन। तो सर स्टैंडर्ड मानने के लिए क्या करेंगे, हाँ अपन बोलेंगे कि सर यहां पर मुझे क्या करना है, एक तो प्रेशर की बात करेंगे, जो प्रेशर जो मुझे रखना है वो 1 बार के बराबर रखना है। 1 बार के बराबर रखने के बाद एक टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा बेटा, फिक्स करना पड़ेगा। और इस चैप्टर के अंदर जो अपने टेम्परेचर फिक्स करते हैं वो कितना करते हैं, 290 केल्विन के इक्विवेलेंट करते हैं। और तीसरी बात करेंगे कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन जो होता है बेटा वो अपने क्या करना है, 1 मोलर के बराबर करना। मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ईच आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होनी चाहिए अपने पास बेटा, 1 मोलर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, है ना। तो सर अपन बात करें कि इफ यदि प्रेशर 1 बार और फिक्स टेम्परेचर पर प्रत्येक आयन की सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोलर के बराबर हो जाए, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, या फिर हाँ क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना। तो क्या लिखेंगे बोलिए जरा, व्हेन इफ द प्रेशर इज 1 बार एंड a fixed temperature इस चैप्टर के अंदर 290 केल्विन, when concentration of each ions is 1 molar,
तो सर अगर ये कंडीशन चल जाए अपन, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो अपने पास क्या रहेगा बेटा, एसीपी होगा, है ना। तो हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा, यदि दाब एक बार हो और निश्चित ताप पर 298 केल्विन पर जब प्रत्येक आयन की सांद्रता 1 मोलारिटी के बराबर हो, तो तब जो अपने पास विभवांतर आएगा बेटा, वो विभवांतर क्या कहलाएगा हमारे पास, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बेटा, इतना आप लिखिए। उसके बाद बात करते हैं कि सर यहां पर अपन क्या क्या किस प्रकार से स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, छापो जल्दी से। हो गया। नाउ आगे सुनिए बेटा, और भी इंपॉर्टेंट बात तो डिस्कस करते हैं। क्या बात चलेगी बेटा, सर अपने पास यहां पर एक चीज आ गई है। अब देखो, इसको रिप्रेजेंटेट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तरीके की बात करें बेटा, क्या सर एसीपी जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। सर 2 तरीके से देखेंगे, कौन कौन सा। एक तो होगा अपने पास क्या, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा होगा अपने पास क्या बेटा, रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरी बात करें बेटा तो अपने पास क्या रहेगा, बोलिएगा, हाँ, अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अपने पास इलेक्ट्रोड जो है बेटा, वो कितने इलेक्ट्रोड हो गए, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड हो गए, है ना। कौन कौन सा, एक तो ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। तो सर ऑक्सीडेशन एसीपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको रिप्रेजेंटेट करने का तरीका क्या क्या रहेगा, सर यहां पर क्या करो, इसको ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ई लिखते हैं, है ना। तो ई लिखने के साथ यहां तो आप लिखो यहां पर OXI बराबर, या फिर आप इसे क्या लिखोगे जनरली बेटा कि ई जो होगा वो M है, वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, M+N के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कुछ भी आ सकता है ना। जैसे जिंक का अगर अपने पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, है ना, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे बताओ जरा। सर यहां पर इसकी जगह पर लिखोगे कि सर ये ई है, Zn जो होगा वो किस में जा रहा है, Zn+2 के अंदर डिवाइड हो रहा है, यही बातें लिखेंगे बेटा, है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं कि सर इसको रिप्रेजेंटेट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंटेट करने का तरीका होगा कि सर ई जो होगा, या फिर आप यहां पर लिखो रिडक्शन लिखो, और दूसरी बात यहां पर क्या लिखो बेटा, M+N जो होगा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, M के अंदर। अच्छा, ये जो मैंने दोनों तरीके बताए बेटा, ये वाले दोनों तरीके, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, है ना। इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंटेट करेंगे, किसको रिप्रेजेंटेट करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। अगर मैं वहीं पर बात कर लूं कि सर मैं इसको किस प्रकार लिख दूं, यहां पर आ जाए, है ना, यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहने दो, एस हटा दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लो। चलो मैंने सोचा एक दोनों चीज एक ही के अंदर बता देते हैं, है ना। अगर बात कर ले बेटा यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये अपने पास इलेक्ट्रोड विभव, ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे बेटा। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा अपने पास कौन सा, वेरी गुड, यहां से ईपी कर लेना, बस मानक को हटा दो, हाँ, ऑक्सीडेशन एसीपी, रिडक्शन एसीपी होगा बेटा। ये जो होगा इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ई से, ई नोड से। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, बोलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोड ऑक्सीडेशन, या फिर ई नोड एम जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, M+N के अंदर। इसकी बात करें तो ई नोड रिडक्शन, या फिर बात करें यहां पर क्या आएगा, ई नोड
एम प्लस जो होगा बेटा किस में कन्वर्ट होगा, एम के अंदर। ये दो तरीके होते हैं बेटा अपने पास, ठीक है। छापो जल्दी से, बाकी बात आगे डिस्कस करते हैं और लिखिए जरा जल्दी से। हो गया, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आगे बैठा अपने क्या, ईएमएफ को समझने का कि सर ईएमएफ क्या होगा, है ना। चलो हेडिंग लगाओ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ को समझना है, ईएमएफ ऑफ सेल, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा सर, है ना। सुनो जरा, सेल के विद्युत वाहक बल बनाना तो आप क्या करो बेटा कि एक सर्किट बना दो बढ़िया वाला, ये सर्किट बना दे सर, और मैंने यहां पर क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, एक प्रतिरोध को लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि सर यहां पर ये बैटरी किस काम की, ये जो हमने सर्किट बनाया है इस सर्किट के अंदर ये बैटरी क्या काम आएगी, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर इसके अंदर करंट सप्लाई कर रहा है। अच्छा, करंट सप्लाई कर रहा है, डेट इज, इसका मतलब क्या है भाई, अगर अपने बैटरी है, अगर एक सर्किट है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे क्या होंगे बेटा, फ्लो होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो जनरली क्या होगा, उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो अपन कहते हैं कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के चक्कर में क्या होता है कि वो हमारे पास जो भी अप्रेटस होता है वो क्या करता है बेटा, हीट जनरेट करता है ना भाई। अपने जो आयरन वगैरह होती है हीट जनरेट कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी से। उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, और जितने ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा, हाँ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हो, एनर्जी जो होती है बेटा हीट के रूप में जनरेट होती है बाहर, है ना। तो जितना ज्यादा प्रतिरोधों की संख्या बेटा उतनी ज्यादा क्या होती है, वो हाँ उपकरण जो होता है बेटा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा सुनो आगे बात को, क्या बात कही जा रही है कि सर यहां पर अपने पास बैटरी जो होती है क्या करती है, करंट को फ्लो कर रही है, करंट को फ्लो करिए मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने का काम करता है, पुश करने का काम करता है बेटा। क्या काम करता है, पुश करने का काम करता है। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम कौन करेगा, बैटरी करेगा, तो सर बैटरी जो होता है हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो कुल मिला के बात करें तो ईएमएफ को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर ये क्या करता है, जनरली इलेक्ट्रॉन को, द टेंडेंसी ऑफ पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो टेंडेंसी होती है ना, टेंडेंसी ऑफ और सर्किट पुश टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो पुश करने की जो टेंडेंसी होती है बेटा वही हमारे पास क्या जनरली ईएमएफ होता है। तो जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की जो सामर्थ्यता होती है सेल में, एक परिपथ में धक्का देने की जो सामर्थ्यता होती है उस सेल का क्या होता है बेटा, ईएमएफ होता है, बराबर। अच्छा तो लिखना स्टार्ट करें, क्या लिखोगे बेटा, मैं बोल दूं लिख लोगे, चलो लिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डेफिनेशन इसकी बात करें तो डेफिनेशन को देखें तो क्या कहेंगे, द टेंडेंसी ऑफ सेल टू पुश इलेक्ट्रॉन in a सर्किट, है ना। किसी एक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की सामर्थ्यता या सामर्थ्यता सेल का विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सुनो आगे बात को, सर ये तो हो गया सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब सेल के विद्युत वाहक बल होने के साथ अब अपन को क्या करना कि इसको रिप्रेजेंटेट कैसे करेंगे। देखो ध्यान रखना बेटा कि थ्योरेटिकल लैंग्वेज के अंदर हमेशा ईएमएफ और इलेक्ट्रोड विभव दोनों क्या बेटा डिफरेंस है, लेकिन इनको डिफाइन जो किया जाता है वो एक ही फॉर्मूले से किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, दोनों के दोनों
पॉइंटों को अपन क्या करेंगे, दोनों के दोनों चीजों को, कौन कौन सा, एक तो इलेक्ट्रोड विभव रहा और दूसरा कौन सा रहा बेटा, ईएमएफ रहा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों के दोनों को क्या करेंगे बेटा, एक ही फॉर्मूले से जनरल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सर अपन बात करें यहां पर, तो सर ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ, वो ईएमएफ हमारे पास होगा, उसको किससे रिप्रेजेंटेट करेंगे बेटा, ई सेल से लिखेंगे, है ना। ई सेल से लिखेंगे तो ये अपने पास कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, एक तो हो गया कौन सा, ऑक्सीडेशन वाला, और दूसरा कौन सा हो गया, रिडक्शन वाला। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन वाला होगा तो ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे अपन, ई सेल है तो ई सेल बोलो, हाँ, या फिर लिख दो आप ऑक्सीडेशन, या फिर अपन क्या कर दो बेटा यहाँ पर एम होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, एम प्लस एन के अंदर कन्वर्ट होगा। देखो बात तो एक ही है ना। अच्छा दूसरा अपने पास रहेगा बेटा कौन सा रहेगा, रिडक्शन वाला, अपचयन वाला, तो यहाँ पर रिडक्शन लिख दो, या फिर क्या करो बेटा, ई जो होगा एम प्लस एन जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एम के अंदर कन्वर्ट होगा, है ना। तो जो सेल की जगह अपने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये चीजें आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। यही जनरल बात करें बेटा तो यहाँ पर ये जो होता है ये क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉइंट के अंदर भी होता है। तो स्टैंडर्ड पॉइंट के अंदर बात करें तो सर ये क्या होता है, ई नॉट सेल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगर ई नॉट सेल से रिप्रेजेंटेट करेंगे तो बताओ जरा ये पर क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ई नॉट एम जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एम प्लस एन के अंदर, और यहाँ की बात करें तो ई रिडक्शन होगा, ई नॉट रिडक्शन, दूसरी बात ई नॉट एम प्लस जो होगा वो क्या करेगा बेटा, एम के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सर अपन ने दोनों बातें, मैंने एक तो स्टैंडर्ड की कंडीशन की बात कर ली और दूसरी नॉर्मल कंडीशन के अंदर की बात कर ली कि सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जरा कि सर इन दोनों के फॉर्मूले जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसको ईएमएफ को कैसे निकाला जाता है, तो सर आगे बात करें तो ईएमएफ ऑफ सेल, ईएम ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर अपन क्या करें बेटा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करें, अगर यही बात मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लेके कर दूं तो क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखेंगे, ई सेल लिखेंगे। अगर यही बात बेटा स्टैंडर्ड लेके कर दे तो क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखेंगे बालक। ये दूसरा अपने पास फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब ध्यान दे बेटा, यहां पर मैंने दो वैल्यूज लिखे हैं, कौन कौन सी, एक तो मैंने यहां पर कैथोड और एनोड लिखा, इसमें यहाँ पर नोटेशन करने की बहुत जरूरत है। देखो कई सारे टीचर्स होते हैं उनको लिखने का अलग अलग तरीका होता है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, माइनस को फॉलो करता हूँ, है ना। ये जो मेरे पास वैल्यू होती है, ये वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव होता है। क्या होता है, ये कैथोड वाला अपचयन विभव, और ये भी मेरे पास क्या होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अपचयन विभव होता है। देखो अपचयन विभव है, वैल्यू किस में, माइनस के अंदर लेनी है, ये भी वैल्यू माइनस में और ये भी वैल्यू माइनस में लेके चलनी है ना। जब दोनों वैल्यू माइनस में लेके चलेंगे तो अपने पास वैल्यू जो होगी वो कैसे आ जाएगी बेटा, हाँ माइनस के आ जाएगी, जो भी होगी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है बेटा। अच्छा कुछ टीचर क्या करते हैं कि जनरल इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन विभव लेके चलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चलेंगे तो यहाँ पर इसके चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, बराबर। अच्छा अगर अपने ये अपचयन विभव लिया है और अपने पास ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, ये एसआरपी वैल्यू होगी, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, और इसको भी क्या लिखेंगे बेटा, ये अपने पास कौन सी वैल्यू होगी, एसआरपी वैल्यू होगी। दोनों की दोनों वैल्यू अपन को कौन सी लेके चलनी है, एसआरपी वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है। अच्छा अगर अपने बात करें बेटा क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का विभव, ये भी क्या होगा हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड। फॉर्मूला सेम है, मैंने कहा ना फॉर्मूला सेम है बेटा, लेकिन इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, ये अपन ने क्या समझ लिया, ईएमएफ भी समझ लिया, सब कुछ हो गया। अब इसके एक्सपेरिमेंट की बात करनी है कि सर इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आपका एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि सर ईएमएफ और इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, आप उतार लेना, और जो भी है नोट्स वगैरह है बेटा आप उसको भेजते रहिए, है ना। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे भेजते और कुछ बच्चे नहीं भेजते, नाम तो शो करूँगा नहीं, बाकी सब पता होता बेटा क्या और क्या नहीं। लोसाफी का जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो ऑफलाइन क्लास के अंदर नहीं पढ़ाए जाएंगे, अभी बता दूंगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अगर फिर दिक्कत हो जाएगी सर कैसे पढ़े क्या पढ़े, इससे बेटर कि इस समय को आप यूटिलाइज करो, है ना। यूटिलाइज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल। दीपक बस 2 क्लास तक एक्टिव था, उसके बाद देख लो इनएक्टिव हो गया, है ना। और अपना जैन साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे भाई, बिल्कुल निठल्ले पड़े,
है ना। इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हर्षवर्धन वगैरह, बस एक क्लास में इंटरेस्ट, उसके बाद नो होमवर्क, कुछ नहीं, है ना। तो भाई आपकी प्रेजेंट और ऑप्शन लगी जा रही है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है ना। जो जो होमवर्क भेज रहा है, जो डाउट पूछ रहा है, उसकी बिल्कुल प्रेजेंट लग रही है। जो डाउट्स वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, बिल्कुल ऐसे निठले पड़े, उनकी लगातार क्या लग रही है, एब्सेंट लग रही है। इसका लॉस है, आपको इस बात का ध्यान देना, ठीक है बेटा। आज के लिए अपने इतनी बात करते, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते। बाय बाय।